हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हैक बायोलॉजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमाद्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इससे पहले मैंने आपको प्रोकैरियोट्स वाला करवा दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। इसमें जब हम यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो यहाँ पे इसका ये डायग्राम के थ्रू पहले मैं आपको बता देती हूँ। जब हमको ट्रांसक्रिप्शन करवाना है यूकैरियोट्स के केस में तो 3 स्टेप इसमें भी आता है आपका। सबसे पहले इनिशिएशन, फिर इलॉन्गेशन और फिर टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए यहाँ पे टाटा बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है। टाटा बॉक्स से ये पहचानता है। टाटा बॉक्स पे ये रहा आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ता है। इस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से TF2D मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाने के लिए। तो ये बहुत तरीके के होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D सबसे पहले आएगा, उसके बाद आता है A। ठीक है, फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A और फिर यहाँ पे B लग जाएगा। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DAB एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। यहाँ पे ये एनहांसर है। एनहांसर जो होता है वो प्रमोटर की एक्टिविटी को और एनहांस करता है। यहाँ पे आपका प्रमोटर बैठा हुआ है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपका प्रमोटर भी है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये RNA पॉलीमरेज 2 है। ठीक है, RNA पॉलीमरेज 2 क्यों? क्योंकि इसी से mRNA बनता है। पीछे वाले वीडियोस में आपको मैंने सारे mRNA सारे RNAs कैसे बन रहे हैं, कौन कौन से RNAs होते हैं, मैंने आपको सब बताया हुआ है। टाइप्स ऑफ RNA सब बता रखा है। पॉलीमरेज 2 है यहाँ पे। इस पे आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F, E और H आके बाइंड करता है। जो H होता है, H के पास दो एक्टिविटीज पाई जाती हैं। एक होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए, और एक एक्टिविटी होती है इसकी हेलिकेज की, जो कि ATP का इस्तेमाल करता है। ATP का इस्तेमाल करता है और ATP को ADP में कन्वर्ट कर देता है। फॉस्फेट रिलीज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉस्फेट ऐड हो रहा है इस पे। ठीक, यहाँ पे आपका इनिशिएशन पूरा हो जाता है। ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे mRNA आपका बन के आ रहा है, ये प्रोसेस है आपका इलॉन्गेशन का। ठीक है, इलॉन्गेशन के प्रोसेस में आपका mRNA बन रहा है। फाइनली जब ये यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा आपका RNA, सॉरी पॉलीमरेज 2 जब आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा RNA को बनाने के बाद में, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक, अब यहाँ पे इनिशिएशन। इनिशिएशन में देखो, सबसे पहले इनिशिएशन जब होता है तो RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा एक स्पेसिफिक साइट को, और उस साइट DNA पे उस साइट को कहते हैं प्रमोटर साइट, जो कि अपस्ट्रीम रीजन में पाया जाएगा। ठीक है, प्रमोटर साइट जो होती है RNA पॉलीमरेज की, वो इंक्लूड करती है हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, जो कि 25 से 30 अपस्ट्रीम में होता है, मतलब -5 में होता है। स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट साइट, क्योंकि स्टार्ट साइट +1 पे होता है तो ये ऑब्वियस सी बात हो गई -5 पे प्रेजेंट होगा। वो सीक्वेंस क्या है, टाटा A या T, फिर A या T। इसी को हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, जो कि ऊपर आपने देखा था ना प्रमोटर रीजन पे, तो टाटा बॉक्स था। इन ऑर्डर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज 2 को बहुत सारे प्रोटीन या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की जरूरत होती है, जिनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, शॉर्ट में TF। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आकर के बाइंड करता है टाटा बॉक्स पे विद द हेल्प ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बॉक्स पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन था, यहाँ पे देखा था टाटा बॉक्स पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन था, उसके ऊपर आया था आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, फिर A, फिर B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, A आएगा, फिर ये स्टेबलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D को टाटा बॉक्स के साथ में, उसके इंटरेक्शन को। इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B, जो कि बाइंड करेगा आपके D से ही। एक तरफ ये D था, फिर इधर A लगा था, इधर B लगा था। यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन थी, किसके ऊपर, टाटा बॉक्स के ऊपर। ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F को रिक्रूट करेंगे। अब इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F आया था, F आने के बाद E आता है एंड देन H आता है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाई द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H। H के पास दो एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी, एक तो हेलिकेज वाली होती है, जो कि ATP का इस्तेमाल करके DNA को अनबाइंड करता है, DNA हेलिक्स को अनबाइंड करेगा। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि ये फॉस्फोरिलेट करता है RNA पॉलीमरेज 2 को। यहाँ पे देखा था ना डायग्राम में पीछे कि देखो RNA पॉलीमरेज को फॉस्फोरिलेट कर दिया है। RNA पॉलीमरेज पे फॉस्फेट को ऐड करता है तो फॉस्फोरिलेट कर देता है ये RNA पॉलीमरेज 2 को, जो कि एक कॉन्फर्मेशनल चेंज कराएगा, फिर बाद में डिसोसिएट तो होगा ही होगा। अब ये जो की फॉस्फोरिलेशन होती है ना, जो ये फॉस्फोरिलेशन हुई है, ये CTD पे होती है, मतलब C टर्मिनल डोमेन पे होती है RNA मॉलिक्यूल 2 के। और जहाँ पे ये होती है वहाँ पे आपका अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है सेरीन। ठीक है, सेरीन अमाइनो एसिड पे फॉस्फेट को ऐड करा जाता है। ठीक,
अब आएंगे इलोंगेशन, टर्मिनेशन, सॉरी, इनिशिएशन हमारा पूरा हो गया, अब इलोंगेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है अब वो स्टार्ट करता है मूव करना किस डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन पे, डीएनए टेम्पलेट पे। डीएनए टेम्पलेट पे चलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन पे, ये रहा आपका डीएनए टेम्पलेट, इस पे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा, ठीक है। और आरएनए की सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। देखो पहले तो ये बनेगा 5 प्राइम, फिर बनेगा 3 प्राइम, तभी ये बाहर आ गया है। तो आरएनए की सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में चल रहा है डीएनए टेम्पलेट पे, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एडेड यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है, तो आपको मैंने बताया था ना कि ए बाइंड करता है टी के साथ डीएनए के केस में, लेकिन आरएनए पे आता है यू, है ना। जी की बाइंडिंग होती है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। ए जुड़ता है टी या यू से डबल बॉन्ड पे, और जी जुड़ता है सी से ट्रिपल बॉन्ड पे। अगर आरएनए में है तो यू, और डीएनए में है तो टी, ठीक, ऐड करता जाएगा। अब बारी आती है टर्मिनेशन की। तो पॉलीमरेज 2 जो होता है वो ट्रांसक्राइब होता है बियॉन्ड कोडिंग रीजन, ठीक है। यहाँ पे पॉली एडेनाइलेशन होता है, अ पॉली एडेनाइलेशन सीक्वेंस AAU ट्रिपल ए। पॉली एडेनाइलेशन बोलने का मतलब बहुत ज्यादा ए, ठीक है, एडेनिन देखो बहुत ज्यादा है, ट्रांसक्राइब हो जाता है। और फाइनली आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ से डिटैच हो जाता है, जो कि कॉन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये आपका डीएनए आ जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ से mRNA रिलीज आउट हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ mRNA के लिए। यहाँ से आपका ये हो गया mRNA, ठीक है। और आपका पॉलीमरेज जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से डिटैच हो गया, इस वजह से टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं प्री आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में। मतलब अभी जो ऊपर बना है ना mRNA, उसमें आपके एक्सॉन्स भी हैं, इंट्रॉन्स भी हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स वो रीजन होते हैं आरएनए में जो कि कोडिंग रीजन होते हैं, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेंगे आगे। और इंट्रॉन्स वो रीजन होते हैं जो कि आपके नॉन कोडिंग होते हैं, ये किसी काम के नहीं है हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस में, और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करते हैं। तो आरएनए प्रोसेसिंग में स्प्लाइस्ड आरएनए करना होता है, कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सॉन्स रहेंगे, इंट्रॉन्स को हमने रिमूव कर दिया है। 3 प्राइम पे पॉली ए टेल हो जाता है, मतलब बहुत सारे एडेनिन को जोड़ेंगे, और 5 प्राइम एंड पे कैप लगाई जाती है। किसकी कैप लगाते हैं, तो ग्वानिन की कैप लगाएंगे, जिसका क्या काम है अभी बताते हैं। इस तरफ एक्सॉन के इधर जो 5 प्राइम रीजन पे थोड़ी सी जगह बच रही है, इसको बोलते हैं 5 प्राइम UTR, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। और इधर बोलते हैं 3 प्राइम UTR, मतलब 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक। नेक्स्ट, आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग 3 स्टेप में होगा, एक होता है कैपिंग, दूसरा होता है स्प्लाइसिंग, और तीसरा होता है 3 प्राइम पॉली एडेनाइलेशन, मतलब पॉली ए टेल। 5 प्राइम कैपिंग में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होती है आरएनए की, जो कि अभी बन के आई है नई नई, जिसको HNRNA भी बोलते हैं, कहने का मतलब हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए या प्री mRNA, जो कि अभी ये नया नया बना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, 5 प्राइम कैपिंग कैसे करते हैं, एडिशन 5 प्राइम एंड पे एडिशन करते हैं 7 मिथिल ग्वानोसिन कैप का, ठीक। 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन को ऐड कर देंगे, ठीक है। जिसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियस टू न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA, जो कि न्यूक्लियस में बना है हमारा mRNA। न्यूक्लियस में भाई डीएनए तो न्यूक्लियस में था, उससे बन के आ रहा है, और ये साइटोप्लाज्म में जा रहा है। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां पे बहुत सारे राइबोन्यूक्लियस बैठे हुए हैं, वो इसको तोड़ देंगे, डिग्रेड कर देंगे। उससे बचाने के लिए इसने 5 प्राइम पे क्या करा, कैप लगा दी 7 मिथिल ग्वानोसिन की। अब क्या करते हैं, अब हम टेल पे भी कुछ लगाएंगे। टेल पे क्या करते हैं, बहुत सारा एडेनिन का रेसिड्यू लगा देते हैं, लगभग 200 से 250, 200 to 250 एडेनिन रेसिड्यूज आर एडेड ऑन द 3 प्राइम एंड ऑफ योर प्री mRNA, ठीक है। इसका भी फंक्शन यही है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियस टू न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA। अदरवाइज इसको क्या करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस जो भी राइबोन्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां पे हमारे साइटोसोल में, वो इसको डिग्रेड कर देंगे। तो डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हमको ये करवाना होता है, क्योंकि डिग्रेड हो जाएगा तो फिर प्रोटीन कैसे ही बनेगा आगे जाके, अभी तो डीएनए से आरएनए बनाया हमने।
आरएनए स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्री एमआरएनए, जिसको हम इंट्रॉन्स बोल रहे हैं, जो कि नॉन कोडिंग रीजन है, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को, विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिमूव बाय प्रोटीन एंड आरएनए कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएनआरपीएस, स्नर्प्स, ठीक है, एसएनआरपीस। ये U1, U2, U4, U5 और U6 होता है। ध्यान रखना U3 नहीं होता है। नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन्स बोल रहे हैं, जो कि प्रोटीन को बनाने में कोई काम नहीं रख रहा है, और एक्सॉन्स को बोलते हैं कोडिंग रीजन। तो हमें कोडिंग रीजन यहाँ पे चाहिए, तो नॉन कोडिंग को हटा रहे हैं, उसी को हमारे ने स्प्लाइसिंग बोल रहे हैं। U1 क्या करता है? U1 जो है रिकॉग्नाइज करता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट को। U2 जो है बाइंड करता है एडेनिन से ब्रांच पॉइंट पे। U4 एक रेगुलेटरी सब यूनिट है। U5 अलाइन करता है एक्सॉन से, और U6 एक कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है। अब ये सारे के सारे पार्ट्स विच आर लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग इंट्रॉन्स, उसको बोलते हैं एक्सॉन्स, जो कि कोडिंग रीजन है। ये एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ने का काम भी स्प्लाइसियोसोम ही करता है, और रिजल्ट करता है आपके मैच्योर एमआरएनए में, क्योंकि जब स्प्लाइसिंग हो गई तो सारे के सारे इंट्रॉन्स रिमूव हो गए। इंट्रॉन्स रिमूव हो गए तो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बचा, वो आपका मैच्योर एमआरएनए हो जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको बता देते हैं, ये 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे ये जो पोर्शन आपने देखा था यूटीआर वाला, इसी में देखो ये 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है, ठीक। यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, यही ब्रांच पॉइंट का एडेनिन है। ये आपका 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है, 3 प्राइम एंड की तरफ। अभी फिलहाल ये आपका प्री एमआरएनए है। तो ये जो U1 है, U1 आके जुड़ा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, ठीक है। ये एडेनिन है ब्रांच पॉइंट का, इस पे आके जुड़ेगा U2। जुड़ गया U2 ब्रांच पॉइंट पे, हाँ जुड़ गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, U2 जुड़ा हुआ है। U6, U4, U5 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, एक साथ आएंगे, ये एक साथ चलेंगे, 3 तितलियों के जैसे एक साथ चलेंगे, ठीक है। U1 से U6 जुड़ा, इधर U4, इधर U5, ये सारे के सारे जुड़ गए। जुड़ने के बाद इन्होंने एक इस तरीके से U शेप का स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ से U1 निकल गया। U1 का काम था स्प्लाइस साइड पे आना, बाकी सबको फिर यहाँ पे रिक्रूट करवा देना, ठीक है। जैसे ही बाकी सबका रिक्रूटमेंट हुआ, U1 निकल गया कि ठीक है भाई, तुम लोग आकर तुम लोग काम करो, मैं चला, ठीक। अब यहाँ से U4 भी चला जाएगा। U4 बोलेगा बस ठीक है, मेरा भी काम हो गया, मैं भी निकल रहा हूँ। U4 भी निकल गया। U6, U5, U2 यहाँ पे भी बैठे हैं इंट्रॉन वाले रीजन पे, ये पूरा का पूरा इंट्रॉन वाला रीजन है। अब क्या करेगा, ये यहाँ से लैरिएट फॉर्म में इंट्रॉन्स को लेकर के अपने साथ चला जाएगा। लैरिएट फॉर्म बोलने का मतलब है यही जो इस तरीके से घूम रहा है ना, छड़ी के जैसे ऐसे, यही हो गया आपका लैरिएट फॉर्म, सिग्मा जैसा बना रहा है ना, दिस इज योर लैरिएट फॉर्म। इस लैरिएट फॉर्म में इंट्रॉन्स को अपने साथ में लेकर के ये U6, U5 और U2 अपने साथ लेकर के इंट्रॉन्स को चले जाएंगे, बचा ये एक्सॉन, और एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे। यही होता है स्प्लाइस्ड एमआरएनए, क्योंकि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, कोडिंग रीजन, मतलब आपका एक्सॉन बचा है। अब फाइनली ये आगे जाके ट्रांसलेशन में पार्ट लेगा, जो कि आपका आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।